وہ اس वक्त एक इंतहाई खूबसूरत बागीचे में खड़ा इसे मुस्कुराते हुए देख रहा था, जो लाल लिबास में हुस्न का पैकर बनी नजरें झुकाए इसके लिए सरापा इम्तहान बनी थी। तुम कुछ कहोगी नहीं? वो इसका रुखसार सुहलाता मोहब्बत से पूछ रहा था, लेकिन जवाब में इसने इनकार में सर हिला दिया। नहीं मेरी जान, कुछ तो कहो, मेरे कान तरस गए हैं तुम्हारी आवाज सुनने को। इसका अंगूठा सरक पंखुड़ी जैसे होंठ के पास आया तो इस नाजुक सी लड़की ने अपनी नम आंखें उठाकर इसे देखा। नफरत करती हूँ मैं आपसे और हमेशा करूंगी। जुल्म किया है आपने मुझ पर, बहुत ज्यादा जुल्म किया है। इस लड़की के रोकर कहने पर इसने गुस्से के आलम में एक धक्के के साथ इसे खुद से दूर किया और इसका नाजुक वजूद लड़खड़ाता हुआ करीब खड़े शख्स के आगोश में चला गया। शुक्रिया दोस्त, खुद की जन्नत मुझे देने के लिए। वो बदकुमाश शख्स इतना कहकर इस रोती बिलखती लड़की को वहां से खींच कर ले जा रहा था। इसकी मोहब्बत को इससे दूर ले जा रहा था, लेकिन वो पत्थर का बना वहीं खड़ा रहा, यूं जैसे किसी ने इसे वहां जमा दिया हो। नहीं, ये क्या किया? इसने अपने हाथों की तरफ देखा जो इसके दूर जाते ही जलने लगे थे, और आहिस्ता आहिस्ता आग फैलती इसके पूरे वजूद को और फिर पूरे बगीचे को अपनी लपेट में ले चुकी थी। नहीं, मत दूर जाओ मुझसे, माफ कर दो मुझे, खुदा के लिए माफ कर दो मुझे। वह जलता हुआ चिल्ला रहा था, लेकिन इसकी आहो पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। वो और इसके दूर जाते ही अब उसकी वो जन्नत जहन्नुम में बदल चुकी थी जिसमें वो झुलस रहा था। साहिर सुलेमान खान इस वक्त 3 पीस सूट में मलबूस शान से अपने जाती घर के डाइनिंग टेबल पर बैठा था। कद काठ कामती जिस्म, भूरे बालों और भूरी आंखों वाला वो शहजादा देखने में जितना हसीन लगता था, गुस्से में वो इतना ही ज्यादा वहशी बन जाता, और इसके गुस्से की वजह से इसका हर मुलाजिम इससे डरता था। इस वक्त भी खाना लगाते इस बूढ़े मुलाजिम के हाथ कांप रहे थे। अचानक ही गिलास में जूस डालते हुए गिलास गिरा और सीधा मेज पर पड़ी फाइल को भिगो गया। व्हाट द हेल! साहिर के चिल्लाने पर बूढ़े मुलाजिम ने अपने कांपते हुए हाथ साहिर के सामने जोड़ दिए। माफी साहब, गलती गलती, यू इडियट! मेरी इतनी ज्यादा मेहनत बर्बाद करना तुम्हें गलती लग रहा है? साहिर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। आगे बढ़कर इस मुलाजिम का गिरेबान से पकड़ा। इतने में ही वो आदमी खौफ से थर थर कांपने लगा था। निकलो मेरे घर से, इससे पहले कि तुम्हारी उम्र का लिहाज भुलाकर तुम्हें जिंदा दरगोर कर दूं। साहर ने अपनी भूरी आंखों से इसे घूरते हुए कहा तो वो आदमी जान बख्शी पर शुक्र करता वहां से चला गया। नोमान, नोमान, किस जाहिल ने रखा था इसको नौकरी पर? साहिर के चिल्लाने पर इसने सबसे खास आदमी नोमान सामने आया। सॉरी सर, इन्हें जरूरत थी काम की, इसलिए। साहिर ने इसे घूरा और कुछ कहने के लिए अपने लब खोले, लेकिन इसकी नजर सामने से आते हमदान पर पड़ी तो इसने नोमान को वहां से जाने का इशारा कर दिया। आज फिर से नौकरों की शामत आ गई। अल्लाह ही फजल करे अब गरीबों के हाल पर, और इन गरीबों में मैं भी शामिल हूँ या अल्लाह, बेशक तो अपने बंदों का मुहाफिज है। हमदान ने साहिर के गुस्से से लाल होते चेहरे को शरारत से देखते हुए खूब ड्रामाई अंदाज में कहा, बस सब जाहिल भरे पड़े हैं इस घर में, और तुझे भी अभी आने की क्या जरूरत थी? आधा घंटा मजीद लेट आ जाता। साहिर ने अपने दांत कचकचाते हुए तंज किया। अरे डार्लिंग, इतना गुस्सा मत कर और चल मीटिंग के लिए निकलते हैं, वरना देर होगी तो कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा। शुक्र है कॉन्ट्रैक्ट का ख्याल तो आया। साहिर ने इससे चलने का कहा और बाहर आकर अपने पसंदीदा कार में बैठ गया। हमदान भी खामोशी से साथ वाली सीट पर बैठ गया। गाड़ी चलने के थोड़ी देर बाद ही साहिर का फोन बजने लगा। हाय डैड, साहिर ने फोन उठाकर खुशगवार आवाज में कहा। इस दुनिया में बस इसका बाप और इसकी दादी ही इसके लिए अहमियत रखते थे, बाकी किसी को तो साहिर खान ने कभी इंसान ही नहीं समझा था। साहिर बेटा, तुम मीटिंग के लिए निकल चुके हो ना? सुलेमान खान ने तस्दीक करनी चाहिए। यस डैड, रास्ते में हूँ, साहिर ने ड्राइविंग पर ध्यान देते हुए कहा। गुड बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंपनी के लिए। आई नो डैड, आप फिक्र मत करें, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और के हाथ में नहीं जाने दूंगा। जानते तो हैं कि आपके बेटे ने हारना नहीं सीखा। साहिर के लहजे में बहुत ज्यादा गरूर था। आई नो बेटा, मेरा बेटा सबसे बेस्ट है। इसके जवाब पर साहिर का डिंपल मजीद गहरा हुआ। साहिर, तुमसे एक और काम था बेटा। जी कहें, साहिर ने ड्राइव करते हुए पूछा। बेटा, कल तुम्हारी माँ की बर्थडे पार्टी है और वो चाहती। सॉरी डैड, मैं आपकी बात नहीं मान सकता, मैं वहां नहीं आऊंगा। साहिर ने सख्ती से बात काटते हुए हतमी फैसला सुनाया। साहिर, वो तुम्हारी माँ है बेटा, और तुमसे बहुत प्यार भी। मुझे नफरत है इस औरत से डैड, नहीं मानता मैं इसे अपनी माँ। मेरी माँ आज से 18 साल पहले मर चुकी है, और ये बात इस औरत को भी बता दीजिएगा। इतना कहकर साहिर ने फोन बंद कर दिया। हमदान ने इसकी स्टेयरिंग के गिर्द गुस्से से लिपटी मुट्ठियों को देखा। साहिर यार, क्या मसला है तेरा? इतना प्यार करती है आंटी तुझसे, और तू? शट अप हमदान, मेरे पर्सनल मैटर से दूर रह, समझा? तू जानता नहीं इस औरत को, और बेहतर होगा इस डील पर ध्यान दे। साहिर ने इसकी बात काटते हुए सख्ती से कहा।
वैसे क्या होगा साहिर अगर ये डील हाथ से निकल गई तो? हमदान ने शरारत से पूछा। तेरी जान ले लूंगा अगर ऐसा हुआ तो। मेरे लिए ये बिजनेस बहुत ज्यादा अहमियत रखता है और इससे भी ज्यादा मेरे लिए जीतना मायने रखता है, क्योंकि हारना मैंने सीखा नहीं। साहिर ने ड्राइव करते हुए हमदान की मालूमात में इजाफा किया। उफ, इतना जुनून! हमदान के ड्रामाई अंदाज में कहने पर साहिर के लबों पर एक मुस्कान आई और साथ ही कभी कभी नजर आने वाला हल्का सा डिंपल गाल पर नमूदार हुआ। साहिर के जुनून से तो वो वाकिफ नहीं। हमदान शेख जीत ही साहिर के लिए सब कुछ है और इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। हमदान साहिर की आवाज में छुपा जुनून महसूस कर सकता था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मम्मी? सुलेमान खान ने अपनी माँ के सामने सर झुकाते हुए बहुत मोहब्बत से कहा तो इन्होंने भी मुस्कुराकर बेटे का माथा चूमा। वालेकुम अस्सलाम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम अपनी बताओ। मुझे क्या होना है अम्मी, बस काम से थक कर आया हूँ। सुलेमान साहब ने इनके करीब सोफे पर बैठते हुए अपनी गर्दन सहलाई। एक तो तुम्हारे इस पैसा कमाने के जुनून ने तुम्हें पागल किया हुआ है और अपने बेटे को भी तुमने खुद के जैसा कर लिया है। अब उसे भी पैसे के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। बीजान की बात पर सुलेमान साहब हंस दिए। पैसा ही तो ताकत होता है अम्मी, और मेरी तरह साहिर भी इस बात को समझता है। सुलेमान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, इस ताकत के लिए पहले तूने इसे 10 साल की उम्र में हॉस्टल भेज दिया, फिर पढ़ने के लिए बाहर के मुल्क भेज दिया और वहां से आकर कराची में होते हुए भी इसे अलहदा रहना है। रिश्तों में मोहब्बत का एहसास ही खत्म कर दिया इस ताकत के जुनून ने। इसमें बीजान ने मुंह बनाकर शिकवा किया। आप जानती तो हैं बीजान, इसे अलहदा रहना पसंद है। इस बात पर बीजान का मुंह मजीद बुरा हो गया। और ये सब तुम्हारी इस बीवी की वजह से है। महर की मौत के बाद साहिर की वजह से दूसरी शादी की थी ना तुमने इससे, लेकिन इस बदबख्त ने आकर मेरे बच्चे के साथ ऐसा सलूक किया कि इसे इसके घर से ही नफरत हो गई। सुलेमान साहब की बीवी तानिया बेगम के बारे में बात करते हुए बीजान के चेहरे पर बहुत ज्यादा सख्ती थी। तानिया तो इतनी मोहब्बत करती है इससे अम्मी, लेकिन ये साहिर ही। छोड़ो मियाँ, तुम नहीं जानते इसका सलूक। और बाद में जब देखा कि खुदा ने गुनाहों की सजा के तौर पर अपनी औलाद ही नहीं दी तो मेरे बच्चे को मक्खन लगाने लगी। बीजान ने मुंह बनाकर इससे कहा। लेकिन इससे पहले कि सुलेमान साहब इन्हें कुछ कहते तानिया बेगम वहां पर आई। आ गए आप सुलेमान? हाँ आ गया। अगर अपने घूमने और मेकअप से फुर्सत हो तो शोहर को भी देख लो। रोज रोजे क्यामत तुमने इस मेकअप का नहीं, शोहर की खिदमत का जवाबदेह होना है। अम्मा जी ने तानिया को घूरते हुए कहा, जबकि तानिया ने इन्हें नजरअंदाज ही किया था। सुलेमान, मैं रूम में जा रही हूँ, आप वहीं आ जाएं। तानिया इतना कहकर वहां से चली गई और सुलेमान साहब भी गहरा सांस लेकर पीछे चल दिए। मीठा खिलाया करो अपनी बीवी को, फिर शायद इसकी करवाहट थोड़ी कम हो जाए। करेले और नीम की महारानी है तुम्हारी बीवी। अम्मा जी ने सुलेमान साहब को हिदायत दी तो वह ना चाहते हुए भी मुस्कुरा कर अपने कमरे की तरफ चल दिए। बीजान के दो बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा बीवी और दो बेटों के साथ अमेरिका रहता था, इसलिए वो सुलेमान के पास रहती, जबकि बेटी मनाहिल की दो बेटियां थीं। सुलेमान खान का एक ही बेटा था साहिर, जो इनकी पहली बीवी मेहर माँ की औलाद था। मेहर माँ की अचानक मौत के बाद सुलेमान साहब ने साहिर की खातिर तानिया बेगम से शादी की, लेकिन इनका सलूक साहिर से बहुत सख्त रहा था, जिसका नतीजा ये निकला कि साहिर के मिजाज इनसे भी ज्यादा सख्त और नफरत आमीज हो गया था। अब साहिर एक ऐसा शख्स बन चुका था जिसमें मोहब्बत, एहसास, चाहत ये सब जज्बात खत्म हो चुके थे। बाकी था तो बस एक जुनून, ताकत का जुनून और कभी ना हारने का जुनून। कमरे में बंद वो 21 साला लड़की दरवाजे के साथ बैठी कानों पे हाथ रखे रो रही थी, लेकिन फिर भी घुंघरों और ढोलक की वो आवाज इसकी समातों से टकरा रही थी। नफरत हो रही थी इसे खुद से, इस माहौल से, लेकिन वो क्या करती, इन जालिमों ने इसे वहां कैद कर रखा था। जाने दो मुझे, खोलो ये दरवाजा, खुदा के लिए जाने दो मुझे। वो रोते हुए दरवाजा खटखटा रही थी। इसे यहाँ कैद हुए 1 हफ्ता हो चुका था और सारा वक्त वो मजबूरों की तरह दरवाजे के पास रोते हुए गुजार देती थी। जाने दो मुझे, जाने दो, रोते रोते वो फिर से चिल्लाई, लेकिन ना तो किसी पर कोई असर होना था ना हुआ। कोई 1 घंटे के बाद वो दरवाजा खुला और लाल जोड़े में मलबूस मेहताब बाई कमरे में दाखिल हुई। क्यों भाई नैना बाई, अब तक तो तुझे इस माहौल का आदी हो जाना चाहिए था, लेकिन तू अभी भी ऐसे ही रोती है जैसे पहले दिन यहाँ रोते रोते आई थी। कब तक नैना बाई, अब आदी हो जा, क्योंकि कल को तुझे भी तो यही सब करना है ना। मेहताब बाई ने हंसते हुए कहा तो वो लड़की अपनी बेइंतहा हसीन आंखों से मेहताब बाई को नफरत से देखते हुए वहां से दूर हुई। इन खूबसूरत स्याह निगाहों की वजह से ही तो इसे नैना बाई कहा जाता था। वो सही मायनों में कातिलाना निगाहें थी, जिन्हें कुदरत ने कभी ना मिटने वाले स्याह काजल से सजाया था। कभी नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये घटिया काम कभी भी नहीं करूंगी। क्यों नहीं समझते तुम लोग, बीवी हूं मैं किसी की। जाने दो मुझे, मैं हाथ जोड़ती हूँ, वो रोते हुए चिल्लाई, जबकि इसके जुड़े हाथ देखकर मेहताब बाई फिर से हंस दी। अरे इतनी आसानी से कहा नैना बाई, 2 लाख में खरीदा है तेरा ये अनछुआ हुस्न।
जब तक इससे 10 गुना ज्यादा रकम हासिल नहीं कर लेंगे ना, तब तक सुकून नहीं आएगा। मेहताब भाई ने हाथ बढ़ाकर इसका गाल छूना चाहा तो वो हाथ झटक कर मेहताब भाई से दूर हुई और चिल्लाकर बोली, सहर नाम है मेरा, सहर साहिर खान। नैना बाई नहीं हूं मैं और ना ही कभी बनूंगी। मेहताब ने इस छोटी सी लड़की को दांत कचकचा कर देखा और आगे बढ़कर इसके लंबे बाल सख्ती से अपनी मुट्ठी में दबोच लिए। बहुत ज्यादा पर निकल आए हैं तेरे नैना भाई, लेकिन फिक्र मत कर, बहुत जल्द ये पर काट दिए जाएंगे। इतना कहकर मेहताब ने शहर को एक जोरदार झटके से छोड़ा तो शहर जमीन पर गिर गई। चलो और खाना मत देना, आज इसे भूखी ही रहे की तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इतना कहकर मेहताब वहां से चली गई, लेकिन शहर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोती रही। कुछ अरसा पहले तक इसकी जिंदगी भी पुरसुकून थी, खुशहाल थी, लेकिन किस्मत को इंसान का सुकून गवारा ही कब हुआ है। देखना शहर, मेरा साहिर तुझसे इतनी मोहब्बत करेगा ना कि तुझे खुद पर रश्क होने लगेगा। बस तू भी इसका बहुत ख्याल रखी। शहर के कानों में अपनी दादी की आवाज गूंजी। हार रही है अम्मा जी आपकी, शहर हार रही है। दुआ करें कि कोई आफत आने से पहले ही मैं इनके पास चली जाऊं, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो जिल्लत की जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। इतना कहकर शहर फूट फूट कर रोने लगी थी। बंद कमरे में इसकी सिसकियां रोज की तरह गूंज रही थी, लेकिन इसकी आहो पुकार सुनने वाला कोई न था। रोज की तरह आज भी इस अंधेरे में बैठे शहर अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। शहर को बचपन से ही इसकी दादी ने पाला था। इसे तो अपने माँ बाप के बारे में कुछ याद भी नहीं था, बस इसे इसकी दादी ने इतना बताया था कि इसके बाबा इब्राहिम अली की मौत एक हादसे से हो गई थी और इसकी माँ समीना इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, इसीलिए इसके बाबा की मौत के बाद वो भी इस दुनिया से चली गई। अगर इसके अलावा वो कुछ जानती थी तो बस इतना कि वो अपनी फुफ्फो मेहर के बेटे साहिर खान की मनकूहा थी, और ये निकाह तब हुआ था जब सहर सिर्फ 3 साल की थी और साहिर 7 साल का। इसकी दादी हमेशा इससे सिर्फ साहिर की बातें करती थी। इसके दिल को हमेशा सिर्फ एक नाम से बांधना चाहती, साहिर खान। लेकिन जो बात साहिर को परेशान करती थी वो ये थी कि साहिर इतना गहरा ताल्लुक होने के बावजूद कभी इनसे मिलने नहीं आया था। इसने तो कभी इनसे कभी कोई राब्ता भी नहीं किया था। जब वो इस बारे में अपनी दादी अम्मा जी से पूछती तो वो बस इतना कह देती कि हो सकता है साहिर को वो निकाह याद ही ना हो, सिर्फ 7 साल का था वो तब। ये अम्मा जी की कोशिशों का ही असर था कि इस शख्स को देखे बगैर, इसे कभी जाने बगैर शहर को इसके नाम से ही मोहब्बत हो चुकी थी। दिलो जान से वो अपना सब कुछ सिर्फ अपने शोहर साहिर खान को मानती थी। वो अम्मा जी के साथ बहुत ज्यादा खुश रहती थी। अम्मा जी ने कभी इस पर हल्की सी आंच भी नहीं आने दी थी। लेकिन फिर एक दिन किस्मत का करना ऐसा हुआ कि अचानक हार्ट अटैक की वजह से अम्मा जी इस दुनिया से चली गईं। लेकिन जाने से पहले सहर और साहिर के निकाह की तस्वीरें और तमाम सबूत हमसाई नजमा खाला को दे गईं, ताकि वो लोग सहर को इसके शोहर तक पहुंचा दें। इसके बाद जो सहर के साथ हुआ वो तो कभी सहर ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो लड़की जिस पर इसकी दादी ने एक गलीज निगाह तक नहीं पड़ने दी थी, आज वो एक कोठे पर नैना बाई के नाम से जानी जा रही थी। ये सोच दिमाग में आते ही सहर मजीद रोने लगी। मुझे यहाँ से निकाल दे या अल्लाह पाक, किसी की इज्जत हूं मैं, और अगर नहीं निकल सकती तो मुझे अम्मा जी के पास बुला लें। सहर के होंठों से इल्तिजा निकली, लेकिन न जाने क्यों इसकी दुआएं भी कबूल नहीं हो रही थीं। साहर अपनी प्रेजेंटेशन देकर काफी ज्यादा खुश और मुतमईन था, क्योंकि वो जानता था कि ये बिजनेस डील इसके अलावा और किसी को नहीं मिल सकती। साहिर को यकीन था कि मनहाज अफंडी जरूर इसकी कंपनी को ही कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट देगा। सब कंपनियों से आए कैंडिडेट्स की प्रेजेंटेशन हमारी कॉरपोरेशन को काफी अच्छी लगी, लेकिन ये डील हम में से किसी एक को ही दे सकते हैं। मनहाज अफंडी के मैनेजर ने बात शुरू की तो साहिर हमदान को देखता हुआ इत्मीनान से मुस्कुरा दिया, और हमने फैसला कर लिया है कि ये डील शाह इंडस्ट्रीज को दी जाएगी। ये अल्फाज सुनकर जहां बाकी सबने तालियां बजाई थी, वहीं साहिर के चेहरे पर खुशी की बजाय सख्ती उतर आई थी। भूरी आंखों में गुस्सा लिए इसने 50 साला मनहाज अफंडी को देखा, जो मुस्कुराते हुए सलीम शाह से हाथ मिला रहा था। तुम मुबारकबाद नहीं दोगे सलीम शाह को, आखिर इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है इसे। मनहाज अफंडी ने एक तंजिया मुस्कान साहिर की तरफ उछालते हुए पूछा, जिसके जवाब में साहिर खामोशी से अपनी मुठ्ठियां भींच गया। तुम अभी इस मैदान में कच्चे हो बच्चे, तुम्हें क्या लगता है मेहनत से तैयारी करके इतना यहाँ आकर बोलना काफी होता है? इतना कहकर मनहाज अफंडी हंसने लगा, और साहिर ने बहुत मुश्किल से खुद को इसके मुंह पर घोंसा मारने से रोका था। बिजनेस नाम ही चालाकी का है, और तुम्हें वो चालाकी सीखने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। इतना कहकर मनहाज ने एक आंख दबाई और हंसता हुआ वहां से चला गया। साहिर अभी भी वहीं खड़ा मुठ्ठियां भींचे अपने दांत कचकचा रहा था। साहिर यार, तू जानता नहीं इस अफंडी को, इंतहाई चालाक और घटिया इंसान है।
اس نے ضرور کانٹریکٹ ان کو دینے کے لیے ان سے پیسے لیے ہوں گے۔ ہمدان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں نے ڈیڈ سے پرومس کیا تھا کہ یہ ڈیل ہمیں ہی ملے گی، اب کچھ بھی کر ہمدان، مجھے یہ ڈیل حاصل کرنی ہے۔ ساحر نے سختی سے ہمدان کو دیکھتے ہوئے کہا تو ہمدان گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خود اس افنڈی سے اس بارے میں بات کرنے جاؤں گا، لیکن صرف ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ ساحر نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تو اپنی سوتیلی ماں کی پارٹی میں جائے گا، کیونکہ تیری بہت ہی پیاری سی بی جان نے مجھے خود انوائٹ کیا ہے، اور ساتھ ہی انتہائی پیار سے دھمکی بھی دی ہے کہ میں تجھے لے کر نہ آیا تو میرے رشتے کے لیے دعائیں کرنا بند کر دیں گی۔ ہمدان کے ڈرامائی انداز میں کہنے پر ساحر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ ٹھیک ہے، چلوں گا، لیکن بس تیری اور بی جان کی خاطر۔ ہمدان نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے، لیکن ساحر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بس کچھ دیر کے لیے جائیں گے، پھر واپس آ کر اس افنڈی کو دیکھیں گے۔ ہمدان نے منہ بناتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر ساحر کے ساتھ فائل سمیٹنے لگا۔ ساحر اور ہمدان دونوں تانیہ بیگم کے اس پارٹی میں آئے تھے، اور ساحر کو وہاں دیکھ کر تانیہ بیگم بہت زیادہ حیران ہوئی تھی۔ وردہ لسن، انہوں نے اپنی بھانجی کے پاس جا کر اسے مخاطب کیا۔ جی آنٹی۔ وردہ نے اپنے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے تانیہ کو دیکھا۔ دیکھو ساحر آ گیا ہے پارٹی میں، مجھے تو امید ہی نہیں تھی آئے گا، ضرور ہمدان کے کہنے پر آیا ہوگا۔ ایک بی جان اور اپنے دوست کی بات نہیں ٹالتا۔ تانیہ بیگم کہہ تو وردہ کو رہی تھیں، لیکن ان کی نگاہیں سحر پر تھیں۔ اب تم نے یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اب جاؤ اور اس سے بات کرو، کم از کم دوستی کرنے کی کوشش تو کر سکتی ہو نا۔ تانیہ بیگم کی بات پر وردہ نے ایک ادا سے ساحر کو دیکھا، جو محفل میں سب سے الگ کھڑا ہمدان اور سلیمان صاحب سے بات کر رہا تھا۔ ساحر کیا بنا اس ڈیل کا؟ سلیمان صاحب کے سوال پر ساحر کے ہاتھ میں موجود گلاس کے گرد گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ آپ فکر مت کریں ڈیڈ، جب میں نے کہا کہ وہ ڈیل خان انڈسٹریز کی ہے تو کسی اور کی نہیں ہو سکتی نا، نہ ہی میں ایسے ہونے دوں گا۔ ساحر کے لہجے اور انداز میں ابھی بھی ایک غرور تھا۔ آئی نو بیٹا، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنا کہہ کر سلیمان صاحب مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، اور ان کے جاتے ہی وردہ موقع دیکھ کر ساحر کے پاس آئی۔ ہائے ساحر، کیسے ہو؟ وردہ نے ایک ادا سے کہا، جبکہ ساحر نے بس اسے ایک نگاہ دیکھا اور دوبارہ اپنا دھیان اس پر سے ہٹا لیا۔ فائن۔ ساحر کے انداز اور لہجے میں کوفت تھی، جسے وردہ بھی محسوس کر چکی تھی، جبکہ ہمدان خاموشی سے لطف اندوز ہوتا ڈرنک پی رہا تھا۔ میں نے سوچا تم سے بات کر لوں، ویسے بھی تم بیزی بہت ہوتے ہو، کبھی نظر ہی نہیں آئے۔ وردہ نے بات آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ ایک بات تم بتاؤں تمہیں، جو بھی ہو تم، یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ اس سے بہتر ہے کسی اور لڑکے پر اپنا فالتو وقت ضائع کرو، کیونکہ میرا وقت تمہارے برعکس بہت قیمتی ہے۔ ساحر اسے ٹھیک ٹھاک سنا کر بی جان کے پاس جا چکا تھا، جبکہ وردہ اپنی بے عزتی پر دانت کچکچا کر رہ گئی۔ لیکن میرا وقت بہت زیادہ فالتو ہے، ہر وقت ویلا آوارہ رہتا ہوں، چاہو تو ٹرائی مار لو، پازیٹیو رسپانس کی گارنٹی ہے۔ ہمدان نے اسے آنکھ مار کر کہا تو وردہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی، اور ہمدان کا قہقہا بلند ہوا۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈی، ساحر نے دلکش آواز میں کہا اور اپنے ہونٹ بی جان کے گال پر رکھ دیے۔ باز آ جاؤ ساہو، ان حرکتوں سے بتا رہی ہوں کسی دن جوتے سے پٹائی کروں گی تمہاری۔ کیا کہہ رہی تھی وہ چھچوری تمہیں؟ بی جان نے اپنا گال رگڑتے ہوئے پوچھا، اور ساحر ہلکا سا ہنس دیا۔ کہہ رہی تھی ساحر، او مائی گاڈ ڈارلنگ، مجھ سے شادی کر لو ورنہ پلنگ سے کود کر جان دے دوں گی۔ ساحر کے ڈرامائی انداز میں کہنے پر بی جان ہنس دی۔ مت کرو ایسے، ناراض ہوں میں تم سے۔ اوف، اتنا ظلم مت کریں غریب پر بیوٹیفل لیڈی، ساحر نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ اگر اس وقت ساحر کا کوئی ورکر اس کا یہ روپ دیکھ لیتا تو اپنی آنکھوں کو تیزاب سے دھونے بیٹھ جاتا، لیکن ساحر خان کا یہ روپ صرف اس کی دادی کے لیے تھا۔ تم بہت برے ہو ساہو، میں اتنا اداس ہو جاتی ہوں تمہارے بغیر۔ بس اتنی سی بات ہو، اپنا سامان پیک کریں، آپ کو آج ہی میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ ساحر نے انہیں حل بتایا تو یہاں آ کر نہیں رہ سکتا؟ بی جان نے منہ بنا کر پوچھا۔ چاہے وہ ساحر سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ رہ لوں گا بی جان، جس دن ڈیڈ اس عورت کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیں گے اس دن رہ لوں گا۔ ساحر کے چہرے پر سختی اترتے دیکھ بی جان نے گہرا سانس لیا۔ چلو پھر میں بھی تب تمہارے گھر آؤں گی، جب وہاں میری خدمت کرنے اور میرے پیر دبانے کے لیے تمہاری بیوی موجود ہوگی۔ بی جان کے اترانے پر ساحر کا ڈمپل پھر سے نمایاں ہوا۔ جلدی کرتا ہوں کچھ، لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ وہ پیر ہی دبائے گی یا کچھ اور۔ ساحر نے شرارت سے ان کے گلے کی طرف اشارہ کر کے کہا تو بی جان اس کے کان کھینچنے لگیں، اور پھر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ سحر اپنی چارپائی کے پاس گھٹنوں پر سر رکھے گمسم سی بیٹھی تھی، جب اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر سہم کر کھڑی ہو گئی۔ چل تو، بڑا شوق چڑھا ہے نا تجھے بھی حسنہ بائی حاجن بننے کا، اب تو بھی اس حاجن کے ساتھ رہ اس کمرے میں۔ مہتاب ایک لڑکی کو کھینچتے ہوئے کمرے میں لائی اور اسے سحر کے قریب پٹکا۔
अब बेहतर यही है तुम दोनों के हक में कि अपना सच तस्लीम कर लो। अरे रानियों की तरह जिंदगी गुजारोगी तुम लोग, और अगर यूं ही अपनी मनमानियां करनी है तो फिर भुगतो। इतना कहकर महताब कमरे से बाहर निकल गई तो शहर ने घबराते हुए इस लड़की को देखा, जो दिखने में 16 या 17 साल की लग रही थी, लेकिन शहर के बरक्स वो ना तो रो रही थी और ना ही डरी हुई थी। कौन हो तुम और कब से बंद हो यहाँ? हुस्ना ने शहर से सवाल किया। मैं शहर हूँ, और यहाँ तो लगता है कि सदियों से ही बंद हूँ। इतना कहकर शहर रोने लगी तो हुस्ना ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर अपना हाथ रखा। तो रोने से आजाद तो नहीं हो जाओगी ना? अगर रोने से आजाद हो सकती तो बहुत पहले की हो चुकी होती, हुस्ना ने इत्मीनान से कहा और शहर के करीब बैठ गई। शहर ने इसे सवालिया निगाहों से देखा। तुम कौन हो? और तुम तो काफी छोटी। मेरा नाम हुस्ना है और मेरा असली नाम है, मैं गुलनाज बाई की बेटी हूँ। बेटी? शहर ने हैरत से आंखें बड़ी करके कहा। हाँ बेटी, तुम्हारा जुर्म शायद यहाँ कैद होना, लेकिन मेरा जुर्म तो इस गुनाहगार दुनिया में पैदा होना है। हमेशा से मैंने इस घटिया जगह से दूर जाना चाहा, हर तरह से कोशिश भी की, लेकिन मेरी किस्मत में ही शायद अपनी माँ की तरह घटिया काम करना ही लिखा है। हुस्ना ने इंतहाई बेदर्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा। शहर अपना काम भूलकर अब इस छोटी सी जान के गम में रोने लगी थी। कितने साल की हो तुम? अगले महीने 17 साल की हो जाऊंगी, और फिर मेरी माँ का कहना है कि मैं भी बाकी लड़कियों की तरह यहाँ। हुस्ना अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाई और अपने आंसुओं को बेदर्दी से साफ करने लगी। तुम कैसे आई यहाँ? हुस्ना के सवाल पर खुद पर बीती बात याद करके शहर फिर से रोने लगी। मुझे मेरे चचा ने गुलनाज बाई को 5 लाख में बेच दिया। शहर ने ज़ारो की तरह रोते हुए ये बात बताई। हुस्ना ने इसके कंधे पर अपना हाथ रखा। सगे चचा? शहर ने इनकार में सर हिलाया। नहीं, वो हमारी हमसाई के शौहर थे। मेरी दादी इन पर अपने बेटे की तरह यकीन करती थी, इसीलिए मरने से पहले मेरी जिम्मेदारी इन्हें सौंप गई। वो सब याद करके आज भी शहर का दिल कट जाता था। वो 20 साला लड़की हंसमुख, जिसे बचपन से इसकी दादी ने किसी मताए जान की तरह पाला था, एक आंच तक ना आने दी थी इस पर। इसका हर लाद उठाती, हर नखरा बर्दाश्त करती और हर रात सोने से पहले इसके शौहर साहिर की बातें करती। लेकिन फिर एक दिन इन खुशियों को किसी की नजर लग गई, जब अचानक शहर की दादी को हार्ट अटैक हुआ और हर अस्पताल पहुंचने तक वो दुनिया फानी से जा चुकी थी। इनकी मौत के बाद 1 महीना तक शहर अभी हमसाई नजमा के घर रह रही थी, लेकिन फिर अपने ही बेटे की शहर को लेकर बदलती नजरें और बदलते इरादे देखकर नजमा ने इसे इसके शौहर के पास भेजने का इरादा किया। बस वो नहीं चाहती थी कि मासूम बच्ची की इज्जत पर हल्की सी भी आंच आए। इसीलिए नजमा ने अपने शौहर फरहाद को साहिर खान की सारी मालूमात दी और शहर के बैग में इसके निकाह की कुछ तस्वीरें और निकाह के सारे सबूत रखकर इन्हें कराची के लिए रवाना कर दिया। कराची पहुंचकर फरहाद जब शहर को इस अजीब सी जगह पर लाया तो शहर बहुत ज्यादा घबरा गई। चचा, ये इनका घर तो नहीं लगता, मुझे यहाँ नहीं जाना। शहर ने इर्द गिर्द के अजीब माहौल को देखते हुए कहा। हाँ, ये तुम्हारे शोहर का नहीं, मेरे एक दोस्त का घर है। बस कुछ देर यहाँ बैठते हैं, फिर मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। फरहाद ने बहाना बनाते हुए और साथ चलने का इशारा किया। लेकिन मुझे नहीं जाना, आप मुझे पहले वहां छोड़ आए। शहर ने इल्तिजा की। बस 5 मिनट बेटा, फिर चलते हैं, तुम घबराओ नहीं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता। फरहाद की बात पर शहर घबराते हुए इसके साथ चल पड़ी, लेकिन अंदर बहुत सी सजी औरतों और एक पायदान पर बैठी औरत को देखकर शहर मजीद डर गई। ये लो गुलनाज भाई, जैसा मैंने वादा किया था, हसीन है ना बहुत? अब तुम भी हसीन से कीमत देकर मुझे खुश कर दो। फरहाद ने शहर की जानिब इशारा करते हुए कहा और शहर को बहुत कुछ गलत महसूस हो रहा था। हाँ, हसीन तो वाकई बहुत है, तुमने दिल खुश कर दिया फरहाद। अब मैं भी तुम्हारा दिल खुश कर देती हूँ। इतना कहकर गुलनाज भाई ने नोटों के बंडल फरहाद की जानिब बढ़ाए। शहर आंखें बड़ी किए हर चीज को समझने की कोशिश कर रही थी। पूरे 5 लाख हैं, अब आराम से अपनी बेटी की शादी करो, तुम कर्जे में भी नहीं उठाने पड़ेंगे। फरहाद मुस्कुराया और बाहर की तरफ चल दिया तो शहर इसके पीछे जाने लगी, जब एक औरत ने इसका हाथ दबोचा। तू कहाँ चल दी लड़की? 5 लाख दिए हैं तेरे, अब तेरे वजूद की मालिक गुलनाज बाई है। इनकी बातों का मतलब समझकर शहर की रूह तक कांप गई। नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे अपने शोहर के पास जाना है, छोड़ो मुझे। चचा, चचा, शहर खुद छुड़वाने की जदोजहद करती चिल्ला रही थी, जब गुलनाज बाई उठकर इसके पास आई और इसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा। तेरे चचा को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने तुझे बेच दिया। और तू किसकी बात कर रही है? शोहर की? हाँ हाँ हाँ। शहर अपने बाल छुड़वाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। वो बस इतना जानती थी कि वो साहिर के पास जाना चाहती थी। इसकी मंजिल वही था। यहाँ की औरतों के ना तो कोई शोहर होते हैं, ना ही बाप या भाई। यहाँ की औरतों के लिए मर्द सिर्फ गाहक होते हैं।
गुलनाज बाई की दिल दहला देने वाली बातों पर सहर रोते हुए इनकार में सर हिला रही थी। नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे जाने दें यहाँ से। सहर रो रही थी। गुलनाज बाई ने झटके से इसे एक औरत की तरफ फेंका। बंद कर दे इसे मेहताब, और मैं इसके लिए कोई अमीरजादा ढूंढती हूँ। मेहताब मुस्कुराते हुए रोती बिलखती सहर को अपने साथ खींचते हुए एक कमरे में लाई और इसे वहां फेंक कर चली गई, जो कमरा एक हफ्ते से सहर का कैद खाना था। सहर की सारी दास्तान सुनकर हसना की पलकें भी नम हुई थी। क्या तुम्हारे शौहर को तुम याद नहीं आती? वो कभी तुम्हें लेने नहीं आया था? हुस्ना ने बेचारगी से सहर को देखते हुए पूछा। नहीं, शायद उन्हें मैं याद नहीं, अगर होती तो वो जरूर आते। अम्मा जी भी यही कहती थीं कि उनके बाबा ने उन्हें निकाह के बारे में नहीं बताया। हुस्ना ने इस बात में सर हिलाया। मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारे शौहर को इस निकाह का इल्म हो जाए और वो तुम्हें ढूंढ कर अपने पास ले जाए। आमीन। सहर ने नम पलकों के साथ कहा और फिर से अपना सर घुटनों पे रख के गुमसुम सी बैठ गई। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।